अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज है 3 अप्रैल, बुध का रोज। आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है रमजान का और बहुत ही सनसनीखेज खबरें, पिक्चर्स आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और बेसिकली वो हमें दिखा रही हैं कि हम किधर खड़े हैं इस पूरी सिचुएशन को लेके पाकिस्तान के अंदर। अगर आप देखें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जारी हैं और वहां पे बात हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत लिखा था और उसके अंदर मुदाखलत की बात की थी। पाकिस्तानी जो हसास इदारे हैं, खुफिया इदारे हैं, उनकी जुडिशल प्रोसीडिंग्स में। और ये बात अपेरेंटली चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा को पहले भी बता दी गई थी, लेकिन उसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं हुआ। इसके साथ साथ दो अहम रिपोर्ट्स भी आई हैं पाकिस्तान के अंदर। एक तो रिपोर्ट लिखी है वर्ल्ड बैंक ने, उसके ऊपर भी बात करेंगे शो के अंदर के तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत के अंदर धकेले जा सकते हैं माशी सूरत हाल को नजर में रखते हुए। और ये एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ SIFC ने तकरीबन 24 अरब रुपए जो यूनिवर्सिटीज के बजट से उनको काट दिया है। ये खबर भी सामने आई है और एजुकेशनल जो आपकी हायर एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। मगर पहले चलते हैं सीधा इन प्रोसीडिंग्स के ऊपर और हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाहिद असलम साहब, कोर्ट रिपोर्टर भी रह चुके हैं, बहुत ही फ्रेंड ऑफ द शो भी हैं। इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये चला रहे हैं इन वाकयात के ऊपर। तो शुरू करते हैं शाहिद, क्या आपके क्या तासुरात हैं इनिशियली देखते हुए जो प्रोसीडिंग्स हुई आज, कितनी सिग्निफिकेंट है ये? थैंक यू अली भाई। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने शो पे इनवाइट किया। लेकिन शुरू में ये एक वजाहत ज़रूरी कि मैं कोर्ट रिपोर्टिंग मैंने नहीं की उस तरह से। मैं अदालतों में ज़रूर जाता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जाके प्रोसीडिंग को लाइव वहाँ पे ज़रूर देखा है, लेकिन कोर्ट एज अपना बीट के तौर पे कभी उस तरह से कवर नहीं की। मेरा जो प्राइम ज़ाहिर काम था वो अदारों के हवाले से रहा है, जो अकाउंटेबिलिटी के अदारे हैं, एक चीज़। दूसरा, ये बड़ा अहम मामला है अली भाई कि जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है, ये किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में अगर ऐसे होता कि वहाँ के खुफिया अदारे जो हैं वो सर्विंग जजेस को धमकाएं, डराएं। देखिए कितना खौफनाक मामला है कि जजेस जो हैं हाई कोर्ट के, वो इन राइटिंग लिख के दे रहे हैं कि हमारे साथ 1 साल से जो है मुसलसल हमें थ्रेट किया जा रहा है, इंटिमिडेशन है, हमारे रिश्तेदारों को अगवा किया जा रहा है, हमारे घरों पे क्रैकर फेंके जा रहे हैं, हमारे बेडरूम में कैमरे लगा के रिकॉर्डिंग की जा रही है हमारी, ठीक है। और रिश्तेदारों को अगवा करके उन पे तशद्दुद किया जा रहा है, उनसे वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड की जा रही हैं उनकी। तो आप बताएं मुझे, किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में ऐसा होता जजेस के साथ तो क्या रिस्पॉन्स आता? लेकिन हम क्योंकि ज़ाहिर है ज़रा मुहज़्ज़ब मुआशरों से ज़रा हमारा जो अलमिया है वो हम ज़रा दूर हैं, हमारे मामलात जो हैं वो पूरी दुनिया से अजीबो-गरीब ही होते हैं। और ये जो मामला जिस तरीके से इसको मिसहैंडल किया है काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने इस मामले को पहले दिन से मिसहैंडल किया है। और जितना ये तमाशा लगा हुआ है, वो जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस थे, जिनको बजाय कि आप प्रोटेक्ट करते उनके मामलात जो इन्होंने इन राइटिंग आपको लिख के दिए, बजाय आप उस पे फौरी तौर पे कोई एक्शन लेते, तफ्तीश कराते, तहकीकात कराते, सुप्रीम कोर्ट साथ खड़ी होती। आपने तो उन जजेस के मामले को इस कदर मिस हैंडल किया कि जिन अदारों पे वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आप उन्हीं अदारों के जो इंतज़ामिया है, आप एग्ज़ेक्टिव है, जिनके नीचे वो अदारे काम करते हैं, आप तो उनके साथ जाके बैठ गए। आपने उन जजेस का मामला उनके सामने फेंक दिया कि जनाब आप करें तफ्तीश इसको। आप अंदाज़ा करें, आईएसआई जो है वो किसके नीचे काम करती है? आईएसआई जो है वो पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक वो उसकी जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर को है। प्राइम मिनिस्टर उनका इंतजामी जो है वो सरबराह है। तो आईएसआई पे इल्जाम लग रहा है, आईएसआई का जो इंतजामी सरबराह है, आप उसको जाके मिल रहे हैं कि जनाब ये देखें मेरे जजेस जो हैं हाई कोर्ट के, ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं, आप जनाब एक कमीशन बना दें तो तफ्तीश करें। ये तो यही बात है कि जिस मुलजम पे आपके हदशात हैं, आपके इल्जामात हैं, आप उसी के पास चले जाएं कि जनाब आप देख लें जरा, आप पे ये इल्जाम है, तो अब आप क्या कहते हैं जनाब, आप खुद ही तफ्तीश करा लें, मुलजमों से तफ्तीश आपने करानी है। इससे बड़ा भोंडा शायद ये थॉट, इस थॉट को आप रोकें एक सेकंड। ये आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है। मेरे पास थोड़ी
क्लिप्स मौजूद हैं काजी फाइज ईसा साहब की भी, अतर मिन्नल्लाह साहब की भी, तो वो चलाता हूं मैं जरा, उसके बाद आपका जरा तबसरा लेता हूं उसके ऊपर, जरा सुनिए। 7 जजेस क्यों आज बैठे हैं और फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठा है? क्योंकि सिर्फ 7 जजेस ही इस्लामाबाद में अवेलेबल थे, क्योंकि बाकी जजेस ने अपनी रिक्वेस्ट पे, मैंने उनको नहीं किया है। ज़रा हम भी ज़रा जमहूरियत के तकाज़ों पे बिलीव करते हैं। कुछ कराची में हैं और कुछ लाहौर में हैं, तो हम शायद फुल कोर्ट तश्कील दे दें अगली दफ़ा, ठीक है? तो हम अब आपस में ज़रा मशवरे कर लेंगे, क्योंकि आज की मैं वजाहत कर दूँ, जितने जजेस थे इस्लामाबाद में वो सब के सब आज मौजूद हैं, बाकी लाहौर में और कुछ कराची में। क्योंकि ये मसला, इसको हम सिर्फ दिखा रहे हैं आपको कि हर मोड़ पे सीरियसनेस है, हर मोड़ पे। हर मोड़ पे सीरियसनेस है। काजी साहब तो बहुत सीरियस लग रहे हैं, ये भी बात की उन्होंने, और इसके साथ साथ एक और बहुत अहम बात की, वो भी जरा सुनिए जरा। शिकायत आई, क्या हमने किया? अब अगर अब हम कोई चले ही नहीं, आदमी को, जिलानी साहब बेचारे, उनको उन पे तनकीद शुरू हो गई, उनको भी रास्ता, अब हम आ गए सुप्रीम कोर्ट में, आ गए, खड़े हुए हैं। तो ये जरा एक दूसरों की जरा कदर भी तो करना चाहिए ना। यकीनन गलतियां होंगी, इसी को जमहूरियत कहते हैं, मगर चलने दें ना, सबको अपने अपने काम करने दें। अब हम यकीनन कदर करते हैं वकीलों की, वो हमारे पास डायरेक्ट क्यों आ रहे हैं? क्यों नहीं अपने ऑफिस पे जाएं ना, अपने सुप्रीम कोर्ट पे जाएं कि जी ये मेरी मशवरा ये है। आप एक खत चला दें, 300 वकीलों ने, उस पर तो मैंने एक दस्तखत भी नहीं देखी है। जी अरशाद साहब। जी, देखें ये कितना बड़ा मज़ाक है जो काज़ी फ़ाइज़ साहब ये कह रहे हैं। वैसे तो वो एक बात तो वो ठीक कह रहे हैं कि वो जनाब देखें कितने सीरियस हैं, कितने संजीदा हैं पहले दिन से। वाक़ई वो संजीदा हैं, वाक़ई वो संजीदा हैं काज़ी साहब। लेकिन उनकी संजीदगी इस मामले को लेकर है कि इस मामले की तफ़्तीश नहीं होनी। इस बात को वो लेकर ज़रूर संजीदा हैं कि हमने इस मामले का हल कोई नहीं निकालना। और नहीं, ये नहीं, मगर वो कह रहे हैं ना कि हम अपना बड़ी बेंच भी बना सकते हैं, फुल कोर्ट बेंच कर सकते हैं हम, ये बात देखें, भी तो वो कह रहे हैं ना शायद साहब। ये बेंच बिल्कुल बनेगी, वो बिल्कुल बनेगी। इसके अलावा चारा नहीं है, क्योंकि हर तरफ से पसपाई का सामना करना पड़ा है काज़ी साहब को इस मामले पे। और आप इनकी संजीदगी का यहाँ से भी अंदाज़ा लगाएँ कि ये अगली जो हियरिंग है ना इस केस की, वो अब से 26 और 27 दिन के बाद रखी है उन्होंने। यहाँ से भी आपको बिल्कुल। उनकी संजीदगी का अंदाज़ा लगा लें आप काज़ी साहब का, कि इतना अहम मामला है। हाई कोर्ट के तकरीबन पूरी हाई कोर्ट है वो, 8 तो जज हैं टोटल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस समेत। तो उन्होंने इन तहरीरी तौर पे लिख के दे दिया सारे वाकयात को 1 साल से। तो काज़ी साहब कह रहे हैं कि मैं बड़ा संजीदा हूँ, मैं बड़ा संजीदगी से देख रहा हूँ। भाईजान, इससे बड़ा मज़ाक कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ी जो है वो बदनीति नहीं हो सकती काज़ी साहब के पार्ट पे, कि जो इन जजेस के साथ ये कर रहे हैं। ये पहले दिन से इन्होंने इस मामले को मिसहैंडल किया है। पहली बात ये है कि ये लेटर जो लिखा गया था, ये काज़ी साहब को इन पर्सन नहीं लिखा गया था। ये लेटर लिखा गया था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के चेयरमैन को, जो कि काज़ी साहब हैं ज़ाहिर बीइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने इन जजेस को घर पे बुला लिया अपनी ज़ाती रिहाइशगाह पे। क्यों बुलाया आपने भई? आप तो चेयरमैन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल हैं। आपका कोई काम नहीं है इन जजेस को आप ज़ाती घर पे बुलाएँ। आपका काम था इनको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में बुलाते आप, वहाँ सुन लेते आप इनकी बात। लेकिन आपने इनको घर बुलाया। आपने 2.5 घंटे की इनसे सिटिंग की। उसके बाद आज तक आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया। आपने आज तक उस मीटिंग का कोई अहवाल नहीं बताया कि वहाँ पे क्या बातें हुई 2.5 घंटे में इन जजेस के साथ। फिर आप मामला ले गए सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट में। आपने आज तक नहीं बताया कि फुल कोर्ट में क्या बातें हुई। करें ना मिनट उसके मीटिंग मिनट रिलीज कर दें आप, पता लगे वहां पे किस जज ने क्या बात की है इस मामले पे। उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर से मिलने चले गए। उसके बाद वहां से कमीशन बन गया। फिर आप दूसरी मीटिंग आपने की सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट में। तो बात यह है कि फ्रॉम द डे वन ये मामला मिस हैंडल किया गया है। अभी जाके आप कह रहे हैं जनाब वो देखें तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब पे प्रेशर बना, ये देखें क्या जमाना आ गया है। उस पे इतना क्रिटिसिज्म हुआ कि जनाब उनको कोई बंदा भी इज्जतदार बंदा इस मामले को पढ़ता ही ना इसमें। ये कितनी शर्म का मुकाम है कि काजी साहब ने आज कितना बड़ा जो है वो आप कह लें कि झूठ बोला है या पूरा सच नहीं बोला इस मामले पे। क्यों? वो इसलिए कि काजी साहब के सामने वो लेटर पड़ा है जो तसद्दुक हुसैन जिलानी ने जिससे माजरत की है कि मैं क्यों ये कमीशन को हेड नहीं कर सकता। उन्होंने इन राइटिंग लिख के दी है गवर्नमेंट को। वो आज पढ़ा भी है उसमें जो था अटॉर्नी जनरल, उन्होंने पढ़ा भी है कोर्ट के सामने। लेकिन फिर ये बात गलत कर रहे हैं काजी साहब, आधी बात कर रहे हैं। उन्होंने वजूहात लिखी हैं, किसी प्रेशर की बात उन्होंने नहीं की।
हो सकता है उन पे प्रेशर आया हो, क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म हुआ उन पे कि आप गलत कर रहे हैं, आपका काम नहीं बनता कमीशन को हेड करना। लेकिन जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने इन राइटिंग जो तहरीर लिख के माजरत की, वो कुछ और कह रही है। वो कह रही है तहरीर कि जो टीओआर बने हैं वो गलत बने हैं, गवर्नमेंट की नीयत में जो फतूर है, कोई जो टीओआर उन्होंने बनाए हैं वो गलत बने हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो लेटर लिखा 6 जजों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो लेटर तो उन्होंने एड्रेस किया चेयरमैन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, यानी कि चीफ जस्टिस को। तो वो अपनी सतह पे देखें, इंतजामी सतह पे देखें, जुडिशियल साइड पे देखें। ये कमीशन का काम नहीं है ये इन्वेस्टिगेट करना जजों से, जो सर्विंग जज है उनसे। तो वो बात कर रहे हैं, लेकिन काजी साहब जनाब मीडिया पे डाल रहे हैं सारा कुछ कि मीडिया ने इतना गंद उछाला, सोशल मीडिया ने जनाब वो गटर बन गया है, उसकी वजह से कोई इज्जतदार बंदा इसको टेकअप नहीं करना चाह रहा था, वो इज्जत बचा के निकल गए। ये गलत बात कर रहे हैं काजी साहब। और एक और चीज कि काजी साहब बार बार आज आपने जो दूसरे क्लिप में बताया जी हम तो बड़े जमहूरी हैं, हम बड़े जमहूरी। भाई मुझे बताएं क्या काम है जमहूरियत? मतलब जमहूरियत आप बिल्कुल जमहूरी बने आप, लेकिन आपका बुनियादी काम है लोगों को इंसाफ देना। आप तो अपने जजों को इंसाफ नहीं दे पा रहे। जी मैं बड़ा जमहूरी हूं, मैंने जनाब देखिए कंसल्ट किया, उससे किया, वो किया। बात काजी साहब ये है कि बतौर जज आप इतने जमहूरी तब तो नहीं थे जब आपके खिलाफ रेफरेंस आया। तब तो आपने जनाब चिट्ठी पे चिट्ठी लिख मारी सदर को, आपने अपने चीफ जस्टिस को भी नहीं पूछा, कोई इजाजत नहीं ली आपने उस वक्त कि मैं तहरीर करने लगा हूं चिट्ठी। आपने सदर को जनाब चिट्ठियां लिखी, आपने रेफरेंस मांगा, आपने कहा मुझ पे ये इल्जाम लग रहे हैं, फलाना टमकाना, मुझे कॉपी दें। फिर उन्हीं खतूत में आपने उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान पे तरह तरह के इल्जाम लगाए। आपने कहा सदर को कि इनसे पूछें, इनके बच्चों का पूछें, इनकी बीवियों का पूछें, इनके साहबका बीवियों की जायदादों का पूछें। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी बीवी ने, जो सरीना ईसा साहिबा हैं, उन्होंने कितनी दरखास्तें लिखी, कितने खतूत लिखे जो मीडिया को जारी किए गए कि इमरान खान अपनी बीवियों का भी बताए, अपने असासों का भी बताए, उनके असासों का भी बताए, अपने बच्चों का भी बताए हमें कितना टैक्स देता है। ये काजी साहब की बीवी लिखती रही हैं खतूत जो हैं, और वो खतूत जो काजी साहब लिखते थे वो मीडिया पे भी रिलीज हो जाते थे, जो उन लोगों से रिलीज होते थे जो बड़े करीब हैं आज भी काजी फाइज साहब के। तो बताएं या मुझे, नहीं भी हैं, या नहीं भी हैं, मैं कुछ क्या लोग तो मुखालिफ भी हो गए ना। तो वक्त जमहूरियत कहाँ गई थी? फिर आपने काजी साहब ने हर मामले पे खत लिखा, चाहे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मामलात होते थे, चाहे जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मामलात होते थे, काजी साहब खत लिखते थे कि जनाब ऐसे नहीं, ये जूनियर जज आ रहे हैं, ऐसे कंडक्ट होना चाहिए, वैसे कंडक्ट होना चाहिए। बेंचों की कंपोजिशन तक खत लिखते थे ये जो काजी फाइज साहब हैं। अच्छा, फिर ये जो बेंच बनी है, शायद इसके ऊपर अपना थोड़ा इंटरवीन करूंगा आपसे। ये जो बेंच बनाई गई, ये जैसे आपने जिक्र किया, जो फॉर्मर सीजेपी जिलानी साहब ने जो रिक्यूज किया अपने आप को, उसके बाद पहले तो इनिशियली इनकी मीटिंग हुई शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम साहब के साथ, वो आए सुप्रीम कोर्ट, वहां पे बातचीत हुई। उसके बाद एक ये कमिटी, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन बनाने की बात की गई, जिसमें जिलानी साहब को मुंतखब किया, या फिर वो रिक्यूज हो गए। तो एक तरफ तो काजी साहब ने अपनी कथा दी, अपनी जस्टिफिकेशन दी, ये सब कुछ क्यों हुआ, ये 7 मेंबर बेंच क्यों बनी, वो क्यों रिक्यूज हुए, प्रेशर, ये सब कुछ। मगर दूसरी तरफ हमने बेंच के अंदर ही देखा कि एक रेजिस्टेंस सामने आई। फॉर एग्जाम्पल अतर मिनल्ला, जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, उनके जरिए, तो उनका एक क्लिप चलाता हूं, उसके बाद आपके पास दोबारा आता हूं इस पे बात करने के लिए। सुनिए जरा। Everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. आपने एक बात तो कह दी, लेकिन let us be honest. The prosecution is the executive's function. You can't stand here before this court and just make a statement, then take that case to a logical conclusion if you think that is so important, which it is. नहीं सॉरी, मैं एक सेकंड, नहीं ये मैं इंटरप्ट करूंगा क्योंकि मेरे मुतालिक है। नहीं, ये कोई तासुर ना जाए कि मैं आप पे प्रेशर डाल रहा हूँ। नहीं, आपने बात की है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। माय लॉर्ड, मैंने 2 बातें कही हैं। एक सेकंड जी, आप करें। आइदर आप पहले पता करके आते, हैव यू टेकन इट टू अ लॉजिकल कंक्लूजन, क्या आपने अमेंड किए हैं, then you should have made the statement here. माय लॉर्ड, मैंने एक और स्टेटमेंट भी दी थी। नहीं, मैंने एक और स्टेटमेंट भी दी थी, अब आप मेरी भी सुन लेंगे। मैंने एक और स्टेटमेंट भी दी थी, मैंने कहा था कि यहाँ पे भी फिर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स पड़ी हुई है, उस पे फिर क्या हुआ। ये मैंने ये दोनों बातें कही। मैंने कहा कि इस पे अटॉर्नी जनरल, पहले आप अपने एग्जीक्यूटिव का, this what you are saying, you have rightly said,
that there was political engineering till some time, and probably the perception is that this court was also involved. But what the letter is saying, that is continuing. That is continuing. बड़ी remarkable exchange पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल और जस्टिस अतहर मिनल्ला। ये बात एक तरीके से खुल के आ गई अब तो सामने, तो शायद कोई चीज छुपी नहीं रही था। बिल्कुल अतहर मिनल्ला साहब के इस रिमार्क की तरफ भी आते हैं। मैं उसको उसमें ना जो लास्ट हमारा थोड़ा पॉज रह गया, मैं उसको कंक्लूड करना चाह रहा हूं कि काजी साहब के मामला चिट्ठियों के हवाले से। अब देखें कि ये मामला इतना सादा और आसान नहीं है जो आज भी काजी साहब ने कहा कि जो मेरे पास तो जनाब जब को तहरीर तौर पे आएगा तो मैं तो देखूंगा, फिर मेरे होते हुए जनाब कौन थ्रेट कर सकता है? मेरे नॉलेज में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि थ्रेट कर रहे हैं। हालांकि काजी साहब कितना डिटाई से ये बात कर रहे हैं कि यही काजी साहब, इनको ये जजेस जो हैं ये 2023 में मिल चुके हैं, इनके चैम्बर में मिल चुके हैं 6 के 6 जजेस, और उनको बताया मिलके कि हमारे साथ क्या हो रहा है वहां पे। लेकिन काजी साहब कह रहे हैं कि मुझे तो पता नहीं। हालांकि आज ये भी उन्होंने बात की है कि आपको पता है मैं सीनियर तरीन जज था, मैं सीनियर प्यून जज था उस वक्त भी, लेकिन मुझे तो कंसल्ट नहीं किया उस वक्त जस्टिस बंदयाल ने जो चीफ जस्टिस थे, ना ही जनाब मेरे पास कोई इख्तियार था। आपको पता है सीनियर प्यून जज के पास इख्तियार ही कहाँ था। बात ये है कि आपके पास इख्तियार तो तब भी नहीं था जब आप चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे थे, ठीक है, हर मामले पे आपने चिट्ठी लिखी, तो इस पे भी एक चिट्ठी लिख देते आपके मेरे पास आए हैं 6 जज हाई कोर्ट के और ये दावा कर रहे हैं कि आईएसआई किस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को थ्रेट कर रही है अपनी मर्जी के फैसले लेने पे, तो आप लिख देते चिट्ठी एक, जहां आपने इतनी लिखी वहां एक और चिट्ठी भी लिख देते। आपने ऐसा नहीं किया, आपने डंडी मारी और अभी तक आप डंडी मार रहे हैं सारे मामले में। तो बात यह है कि काजी साहब के पार्ट पे बहुत ब्लंडर हुए हैं और इन्होंने अंडरमाइन किया सुप्रीम कोर्ट को, इन्होंने अंडरमाइन किया आपकी हाई कोर्ट्स को, इन्होंने जुडिशरी को एज इंस्टीट्यूशन अंडरमाइन किया है और इन्होंने सरेंडर किया है एग्जीक्यूटिव के सामने। इनका 6-8 महीने का कंडक्ट जो है एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो टोटली सरेंडर एग्जीक्यूटिव को। इन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे ये तासुर मिले कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी पे बड़ा बिलीव रखते हैं या उसको लेके चलना चाहते हैं। ये बात कर रहे हैं जमहूरियत, ओ भाई जमहूरियत चलना है ठीक है, आप एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, आपका काम ये जमहूरी रवैयों का इजहार नहीं है, आपका काम फैसले करना है, आपका काम गलत कामों को रोकना है, आपका काम इंसानी हकूक की वायलेशन को रोकना है, आपका काम इंसाफ देना है चाहे वो जिसके खिलाफ भी हो, आपका काम अपने जजों को प्रोटेक्ट करना है। आपने वो कंप्लीट फेलियर आपने दिखाया है। फिर आपने कहा कि देखें हमारा तो इलेक्शन में भी कोई मामला नहीं था, लेकिन फिर भी हमने तारीख तय नहीं हो रही थी, हमने बुला के सदर को और इलेक्शन कमीशन को बिठा के हमने देखे तारीख तय करवा दी और 12 दिन के अंदर केस का फैसला हो गया। काजी साहब आपका काम सिर्फ ये नहीं था कि आप तारीख जो है वो फिक्स करवा के तो आप जनाब वो करवा देते, इलेक्शन हो गए आप भाई, उस इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान जो कुछ हुआ उस पर आपने आंखें क्यों बंद की? आपके सामने लोग अगवा हुए, आपके सामने लोगों को उठाया गया कैमरों के सामने, आपके सामने लोगों पे तशद्दुद हुआ, आपने क्या प्रोटेक्ट किया लोगों को? उनके फंडामेंटल खुल के बात आ गई ना, वो खुल के बात आ गई ना, शायद वो कह रहेंगे अंदर ही उनकी बेंच के ऊपर। नहीं मैं आ रहा हूं उसी तरफ, मैं वही कंप्लीट करने दे कि 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुआ, जो डाका इतना बड़ा डाला गया, महीना डेढ़ लगा दोबारा इलेक्शन मुरतब उसके नतायज को मुरतब करने पे, क्या एक्शन लिया आपने? इतने मैसिव लेवल पे रिगिंग हुई। देखिए सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट जहां पे कुछ और भी हैं, वो जमहूरियत में सबसे बड़ा राइट लोगों का जो है वो राइट टू वोट है। वो जब वायलेट हुआ, उस पर डाका डाला गया, तो आपने कहां प्रोटेक्ट किया? आपने, आप बड़ी बात करते हैं जमहूरियत की, वो आपने प्रोटेक्ट नहीं किया। और दूसरी तरफ आज इस बेंच की आज की प्रोसीडिंग को लेके आपने 1.5 घंटा तक काजी साहब ने आज सिर्फ वजाहतें देते रहे कि जी फलाने पे प्रेशर उसने ऐसे कर दिया। तो अगर आप प्रेशर नहीं लेते, आपने कहा मैं प्रेशर नहीं लेता, जो जज प्रेशर ले उसे जज नहीं होना चाहिए, उसे घर जाना चाहिए, तो आपने फिर किस बात पे आज नोटिस लिया? किस बात पे आपने ये 7 रुकनी बेंच पे बनवाया अगर आप पे प्रेशर नहीं था? आपने तो कमीशन का कहा था, चलें सद्दुक हुसैन जिलानी इनकार करके चले गए तो किसी और जज का नाम दे देते आपने क्यों बनाया फिर कमीशन? इसका मतलब है आपने भी जो है वो प्रेशर लिया आज। फिर आपने 1.5 घंटा लगाया वजाहतें देने पे, फिर आपने जनाब आप चाहते ना चाहते सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनाने जा रहे हैं आप, ये बनेगा फुल कोर्ट। फिर जो बातें आज की अतर मिनल्ला ने, जो बातें की जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जो बातें की जस्टिस मंदोखेल ने, ये बड़ी सिग्निफिकेंट बातें हैं। वो जस्टिस मंसूर ने क्या कहा?
उन्होंने कहा कि इन जजेस का खत जो है ये बड़ी खौफनाक चीज है, तहरीरी तौर पे वो बता रहे हैं कि किस तो सुन तरीके लेते हैं ना, सुन लेते हैं मामला हो जरा, रहा है। सुने, रुके रुके जरा एक सेकंड, सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। तो कुछ नहीं हुआ। अब सवाल हमारे लिए ये है कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस ये हमें प्रोवाइड करना है कि अगर चीफ जस्टिस कुछ ना करे तो क्या करना है। हम नहीं कह रहे कि हम हाई कोर्ट में इंटरफेयर करते हैं, हम कहते हैं हाई कोर्ट को एम्पावर करें कि क्या एक्शन उसने लेना है। वाजे नहीं है, वाजे नहीं है। और ये चीज अभी हमारे सामने इसीलिए आई है कि वो बार बार लिख रहे हैं, वो कुछ उनके मुताबिक नहीं हो रहा। तो अभी हमें वाजे करना चाहिए कि अगर वो ना करें, हर हाई कोर्ट के पास अपनी पावर है, कंटेम्प्ट की पावर है, वो प्रोसीड करें ना, प्रोसीड करें। और अगर तरीकाकार वाजे करना जरूरी है कि अगर वो नहीं प्रोसीड करते तो फिर कैसे एस्केलेट होगा प्रॉब्लम, किसने अटेंड करना है। ये कुछ चीजें हैं जिसको हमें सोचना है। हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे हाई कोर्ट की पावर्स में, लेकिन उनको एम्पावर तो कर सकते हैं। गो अहेड शाहिद। जी, देखिए ना वही बात जो मैं कर रहा था कि ये कितना खूबसूरत उन्होंने आज वो जुमला अदा किया वहां पे कि वो तहरीरी तौर पे हर चीज सामने ले आए और बड़ी हिम्मत का काम है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि वो जजेस मुझे बड़े एहतराम के काबिल है हमारे जजेस। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि वो इन राइटिंग लेके आ गए हैं, तो अब हमारा काम है कि हम इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस दें, हम इनके साथ खड़े हों। और अगर कहीं पे कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग के हवाले से चीजें क्लियर नहीं है तो वो हम वाजे करें। यही तो उन जजेस ने लिख के भेजा है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट पे कुछ चीजें वाजे नहीं है, वो वाजे करें, हमें गाइड करें उस पे कि जब हमारा अपना चीफ जस्टिस जो है वो हमारी शिकायत पे एक्शन नहीं लेता तो फिर हम क्या करें। ये उस खत में तहरीर किया उन जजेस ने। और इसी बात को आज जो है वो इंडोर्स कर रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जो अगले चीफ जस्टिस भी हैं पाकिस्तान के, कि इन जजेस को हमने गाइड करना है। अगर कहीं पे ये फंस गए हैं, कहीं पे ये मामला आगे नहीं चल पा रहा और उनका चीफ जस्टिस जो है जिसको मुसलसल बता रहे हैं 1 साल से, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहा, तो फिर हमने क्या करना है इस मामले पे। फिर ये जज क्या कर सकते हैं, ये हमने गाइड करना है। और वो दूसरा कह रहे थे कि हमने जुडिशियल जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वहां तक हमने को गाइडलाइन मरतब करनी है इनके लिए, कोड ऑफ कंडक्ट को और वाजे करना है। इसी तरह जस्टिस जो अतर मिनल्ला हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि ये परसेप्शन अगर पहले थी ना कि जनाब पहले इन्वॉल्वमेंट कुछ रही है, वो कह रहे हैं कि ये जज तो कह रहे हैं कि अब भी ऐसे ही चल रहा है। तो इसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, इसके लिए कुछ रोड मैप बनाना पड़ेगा। और काजी साहब माजरत के साथ अभी तक बिल्कुल कंप्लीट फेलियर नजर आए सारे प्रोसेस को लेके। जितनी बड़कें और जितनी बातें वो करते थे एज जज, जिस तरीके से वो अमली इजहार करते थे अपने मामलात का, लेकिन जब से वो चीफ जस्टिस बने अब तो उन पे और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ी है। उनको तो फोर फ्रंट पे आके अपने जजेस को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। उनको इस मामले का फौरी तौर पे नोटिस लेके फुल कोर्ट बिठा के इस मामले को सुनते और जो भी जिन पे इल्जाम लगे उन अदारों को बुलाते, उनके सरबराहान को बुलाते कि बताएं आके कि ये क्या मामला चल रहा है, ताकि तो ये क्या मामला चल रहा है शायद। एक मिनट, आपने कहा कि अपना वो करते, वो कह रहे हैं कि वो कर भी दें, शायद एक बन भी जाएगी क्योंकि लोग गए हुए हैं, छुट्टियों के दिन भी आ रहे हैं, रमजान भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। अगर थोड़ा इस सिचुएशन से, इन कोर्ट प्रोसीडिंग से काजी फाइज ईसा साहब से थोड़ा पुल बैक करें एक लार्जर एक पिक्चर देखने के लिए, तो बुनियादी तौर पे तो एक कंप्लेन क्या है, आप जो कह रहे हैं ना, पूछ रहे हैं कंप्लेन क्या है। कंप्लेन ये है कि भाई मुदाखलत हो रही है, प्रेशर डाला जा रहा है। किस किस्म का प्रेशर डाला जा रहा है और कौन डाल रहा है? वीडियोस की बातें हो रही हैं, कैमरास की बात हो रही है, तशद्दुद की बात हो रही है। तो ये चीज अनकॉमन तो नहीं है सिर्फ जुडिशरी के अंदर, ये तो सामने खुल के आ गई इस लेटर के जरिए। मगर जो अगर आप इस एक चीज को, इस प्रोसीडिंग को जो पिछले 1.5-2 साल के अंदर हो रहा है पाकिस्तान में, उसके अंदर रखें, यानी उसके थ्रू देखें, तो इट टेल्स अस ऑफ अ बिगर पिक्चर, राइट? ये सिर्फ अली भाई, ये सिर्फ 1.5-2 साल की बात नहीं है। असल में इसमें हुआ ये है कि ये 1.5-2 साल में वाकयात ज्यादा रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं, जबकि अभी आपके सामने फैसला आया। यही काजी फाइज साहब उस बेंच में बैठे हुए थे जिन्होंने आज से तकरीबन 50 साल पहले के मुकदमे का जो है वो फैसला किया। जुल्फकार अली भुट्टो जो साबिक वज़ीर आज़म थे, अभी उन्होंने फैसला किया है कि जनाब उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला। और उसमें भी काजी साहब देखें कुछ चीजों पे सुप्रीम कोर्ट रुक गई है। उन्होंने पूरी पिक्चर वाजे नहीं की उस फैसले में भी। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया जुल्फकार अली भुट्टो साहब को तो क्यों नहीं दिया गया, कसूरवार कौन था, कौन प्रेशराइज कर रहा था जजेस को। ठीक है, ये हमारी तारीख है, ये हमारी बदकिस्मत तारीख है कि जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है,
जो हमारे ताकतवर रियासती अदारे हैं, खुफिया अदारे हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो फ्रॉम द डे वन रही है हर मामले में, खासकर जुडिशरी में। जुडिशरी को वो साथ मिला के उन्होंने इस मामले 40 साल से ज्यादा रूल किया डायरेक्ट उन्होंने इस मुल्क पे। तो वो रूल उनका कामयाब जो करवाया है वो जजेस ने करवाया है। सुप्रीम कोर्ट साथ खड़ी होती थी, उनको इंडोर्स करती थी उनके इलीगल काम को जब वो मार्शल लगाते थे। तो ये जो अदलिया के साथ मिलके वो मार्शल लगाना और उनको इंडोर्समेंट लेना, ये पहले दिन से चल रहा है पाकिस्तान में। और यानी अदालती मामलात में मुदाखलत जो उनकी है या असरअंदाजी है रियासती अदारों की, वो पहले दिन से रही है। और ये अभी नहीं आया मामला, अभी ज़ाहिर ज्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो गया है। जबकि आपको याद है जस्टिस जो सदीकी थे, शौकत जी सदीकी, वो भी यही बातें कर रहे थे कि जनाब जनरल फैज जो हैं वो डीजीसी थे उस वक्त, वो आके जनाब मुझे मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया नहीं करनी। अब देखें शौकत अजीज सदीकी साहब का मामला भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। शौकत अजीज सदीकी साहब से भी आज तक किसी ने, जब तफ्तीश होगी तो यकीनन ये बातें सामने आएंगी कि शौकत अजीज सदीकी साहब से भी आज तक किसी ने नहीं पूछा कि आप किस कैपेसिटी में जनरल फैज से मिल रहे थे, आपने क्या अपने चीफ जस्टिस से परमिशन ली, क्या जनरल फैज खुद ही मुंह उठा के आपके घर आ गए तो आपने मिल लिया उसको, फिर एक मीटिंग नहीं 2 मुलाकातें आपकी हुई, आपने ये क्यों की आपने मुलाकातें एक सर्विंग आईएसआई के अफसर से, और क्या आपने अपने चीफ जस्टिस से पूछा था, पूछ के आपने मुलाकातें की। तो बात यह है कि उनके हवाले से ऑलरेडी रेफरेंस चल रहा था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, उनको पता था कि मेरी जो है ना गर्दन उड़ने लगी है, तो जनाब उन्होंने समझा कि अच्छा है शहीद हो जाऊं, आके जनाब बड़े वो इनकलाबी बन गए, तकरीर कर दी जनाब देखें आईएसआई क्या कर रही है, तो वो हीरो बन गए। क्योंकि मीडिया में भी ये खास नैरेटिव चल रहा था, वो सपोर्ट भी कर रहा था नैरेटिव जस्टिस सिद्दीकी का, तो वो हीरो बन गए। तो ये जजेस, इन्होंने तो ऐसी कोई चीज नहीं की, 1 साल से चिट्ठियां लिख रहे हैं, 1 साल से अपने सीनियर जजेस को मिल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिल रहे हैं, एक खबर बाहर नहीं आई, चिट्ठियां लिख रहे हैं, एक चिट्ठी बाहर नहीं आई। चाहते तो किसी भी मीडिया वाले को देते, रिलीज करा देते, लेकिन उन्होंने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। काजी साहब की तरह चिट्ठियां बाहर नहीं आई, शौकत अजीज सिद्दीकी की तरह उन्होंने किसी जो बार है उसको एड्रेस नहीं किया, वगरना ये 6 जजेस जाते, किसी बार का फंक्शन रखवाते, वहां पे धमाका कर देते, किसी प्रेस क्लब में जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, कोई लेटर ही जो है वो मीडिया को लीक कर देते, किसी मीटिंग का अहवाल जो है मीडिया को लीक कर देते। उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वो एक कायदे और कानून के तहत चले हैं, लेकिन उसके बावजूद मीडिया का कोई खास जो एक तबका है वो इतने बुग़्ज़ में मुब्तला है कुछ लोगों के हवाले से कि उनको सीधी बात भी उल्टी नजर आती है। उनको जस्टिस सिद्दीकी तो हीरो नजर आता है, लेकिन ये 6 जज विलन नजर आते हैं, जिन्होंने कायदे और कानून के मुताबिक मामलात को लेकर चले हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि ये जजेस जो हैं, इन्होंने बिल्कुल इस बात का तहिया कर ली है। ये अभी उनको नोटिस पता है किस बात के लेना पड़ गया काजी साहब को, क्योंकि एक तो वजह बनी कि जस्टिस जिलानी साहब साइड पे हो गए, उन्होंने इनकार कर दिया, कुछ चारा ही नहीं रहा इनके पास। दूसरा, इनको पता चल गया था वो 6 के 6 जज दरखास्त लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं कि भाई हमें ये कमीशन मंजूर नहीं है, हमारी बात सुने आप, हमें इंसाफ दें आप। जब काजी साहब को पता चला कि ये 6 के 6 जज जब दरखास्त लेके आएंगे सुप्रीम कोर्ट, तो मैं किस मुंह से फिर इनको अटेंड करूंगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी इनसे मुलाकातें भी 2 कर चुका हूं, तो मैं इनको क्या मुंह दिखाऊंगा, इस कौम को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो इसलिए चाहते ना चाहते फिर उनको सो मोटो ये लेना पड़ा है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये मामला इतना सादा, इतना आसान नहीं है। काजी साहब इस सारे मामले में बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। काजी साहब ने अदालत को जो है वो सरेंडर कर दिया। लेकिन सिर्फ काजी साहब तो एक्सपोज नहीं हुए ना इसके अंदर, शायद नहीं, इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें एक्सपोज हुई हैं, अदारे तो और एक्सपोज होंगी। रियासती अदारे और उनकी जो मुदाखलत है मामलात में, देखिए ये धांधली कौन करवाता है पाकिस्तान में? क्या किसी को शक और शुबह है कि धांधली कौन करवाता है? लोग करवाते हैं, यानी कौन करता है? किसी को शक है? ये जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसें ये करवाते हैं, ये कौन करवाते हैं? किसी को शक है? फिर इलेक्शन के प्रोसेस पे सारे पे असरअंदाज होना, किसी को शक है? अब देखें ना, इससे बड़ा मजाक क्या है कि जब मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से इल्जामात लगे इस इलेक्शन के प्रोसेस को, इस इलेक्शन के नताइज पे, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हमने कमेटी बना दी, हम तफ्तीश करेंगे। अंदाजा करें कि वही इलेक्शन कमीशन जिस पे इल्जाम है कि आप बुरी तरह नाकाम हुए हैं, आपने एक पार्टी को टारगेट किया है,
एक पार्टी को हरवाने के लिए और कुछ पार्टियों को जितवाने के लिए सारी आपने मैनेजमेंट की है, वही तफ्तीश अपनी खुद करेगी। ठीक है, इसी तरह अब इल्जाम लगे हैं रियासती अदारों पे, खुफिया अदारों पे कि उन्होंने जजेस को डराया धमकाया, तो जनाब अब उन्हीं का जो जो इंतजामिया है, जो एग्जेक्टिव है, वो तफ्तीश करेंगे, वो इंक्वायरी करेंगे। ये सारा चल रहा था। और इसके साथ आप देखें कि उन जजेस को अब ये जनाब अपना ये खतूत भी आ रहे हैं, थ्रेटनिंग लेटर भी आ रहे हैं। कोई रेशमा पाउडर के नामी साथ, खातून आ पाउडर रही है, भर के उसके अंदर। जी हाँ, कोई रेशमा नामी खातून आ रही है, कोई अभी आज खबर आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी आए हैं। तो बात ये है कि ये रेशमा और उज़मा की लड़ाई जो है, ये लड़ाई बिल्कुल चल रही थी, लेकिन हमेशा उज़मा ने जो है वो ये रेशमा जैसे किरदारों के सामने सरेंडर किया है। ये रेशमा हमेशा से 77 साल से जो है, ये रेशमा जैसे किरदार ये इस मुल्क पे काबिज हैं। इन्होंने इस मुल्क से हमेशा खिलवाड़ किया है, और वगर ना ये रेशमा जैसे किरदारों की जुर्रत ना होती कि जजेस को दिन दिहाड़े ऐसे लेटर जो है वो पोस्ट किए जाते, क्योंकि रेशमा को पता है कि उसके बच्चे अगर किसी को छेड़ते हैं आते जाते तो कोई मसला नहीं, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं। रेशमा को पता है कि मैं जो भी 75-76 साल से कर रही हूँ इस मुल्क के साथ, तो मुझे पूछने वाला कोई नहीं है, मेरे हिसाब करने वाला कोई नहीं है। सो लिहाजा रेशमा की ये जुर्रत है कि वो 76-77 साल की हो गई है, इस उम्र में भी खत लिखने से बात नहीं आ रही, क्योंकि उसे पता है उसके बच्चे जो हैं वो जवान हैं, उसके बच्चों में इतनी ताकत है कि वो किसी दूसरे रियासती अदारे की औकात नहीं है कि वो इनको चैलेंज कर सके, वो रेशमा को कटहरे में खड़ा करे या रेशमा के बच्चों को कटहरे में खड़ा करे। तो इसलिए ये रेशमा जैसे किरदार जो हैं ये आपके सामने आते हैं, और ये काजी साहब जैसे लोग जो हैं वो फिर उनके नाकामी की वजह से, उनकी बुज़दिली की वजह से ये रेशमा जैसे किरदार जो हैं ये हमेशा आपके सामने आएंगे और इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। काजी साहब ने कंप्लीट सरेंडर किया, अंडरमाइन किया इन्होंने। और जब आप देखें कि जब आपकी अदालतें अंडरमाइन होती हैं, जब वो सरेंडर करती हैं, तो मुआशरा पूरा कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि लोग कहाँ जाएं इंसाफ के लिए? लोग इस एग्जेक्टिव से, लोग पुलिस से, लोग इलेक्शन कमीशन से, लोग रियासती अदारों से, खुफिया अदारों से, लोग इनसे ज़ाहिर है जब तंग आके इनके जुल्म और जबर के खिलाफ जो है इनसे प्रोटेक्शन के लिए आते हैं अदलिया के पास। उनके लिए कोई सेफ गार्ड और नहीं है, उन्होंने अदलिया के पास आना होता है। अदलिया उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन होती है। ये आइन में, कानून में उनको इख्तियार दिया है कि उन्होंने इंसानों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। हाँ, तो जिस अगर मुल्क के अंदर अदलिया लाकानूनियत है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट लेवल्स ऑफ जस्टिस हैं, कुछ लोगों के लिए, एलीट्स के लिए, हसास इदारों के लिए एक पर्दा है, दूसरी तरफ इंटिमिडेशन है, ये सब चीजें तो आप सही कह रहे हैं कि अगर अदलिया का निजाम कोलैप्स हो जाए किसी सिस्टम के अंदर, तो वो मुल्क, वो निजाम ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। ज़ाहिर है अब लोग देखें ना, जब उनको पता है कि यहाँ पे तो जजेस महफूज नहीं है, यहाँ पे तो जजों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा, तो आम बंदे को क्या इंसाफ मिलेगा? क्या आप मैसेज जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम को दे रहे हैं? 24-25 करोड़ आबादी का ये मुल्क है, तो आप क्या इनको मैसेज दे रहे हैं उन लोगों को? आप तो और ज्यादा मायूसी फैला रहे हैं। पहले ही लोगों का बुरा हाल है, लोग भूख, गुर्बत जो है, तंगदस्ती से मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। उनको कोई आगे जो है वो मामलात उनको पॉजिटिव होते हुए नजर नहीं आ रहे, को मुल्क के हालात बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो दूसरी तरफ आप अगर उनको प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा सकते इन रियासती अदारों से, उनके जुल्म और जबर से, तो वो कहाँ जाएं फिर? और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इसकी अदालती जो अदारा है आपका, जो आपका रियासत का इतना बड़ा अदारा है अदलिया, अगर ये भी प्रोटेक्ट नहीं करेगी, ये भी सरेंडर कर जाएगी एग्जेक्टिव के सामने, तो फिर तो आम क्या लोग ऐसी चीज है फिर? अपना ये सवाल बनता है कि क्या ऐसी चीज है, कॉम्प्रोमाइज चीज है काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर, कि वो इतने दबाव में आए हुए हैं इस पूरी सिचुएशन में? या तो वो कॉम्प्रोमाइज है या वो कंप्लिसिट हैं। तो इन दोनों में से क्या है वो फिर? शायद हो सकता है दोनों हों, क्योंकि बहुत सी बातें तो हो रही हैं कि जनाब इनके टेन्योर को जो है वो एक अमेंडमेंट लाई जा रही है, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशन एक्सटेंशन देने के लिए। जी, इनकी जो टेन्योर है या जो चीफ जस्टिस का टेन्योर है उसको फिक्स कर दें 3 साल। अब अभी ये भी पता नहीं है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इन रियलिटी में लाते भी हैं कि नहीं, जो गवर्नमेंट में है लोग, कि क्या उनका प्लान चेंज हो जाता है। और लेकिन ये बड़ा संजीदगी से इस बात पे गौर हो रहा है, काजी साहब ने अभी तक इसको डिनाई भी नहीं किया।
गवर्नमेंट ने तो जाहिर है यही कहना ना, गवर्नमेंट और क्या कहेगी कि नहीं हम ऐसी बात, क्या वो आगे कहें कि हाँ हम ला रहे हैं तरमीम, वो तो यही कहेंगे कि जी तो हम ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से या एग्जीक्यूटिव की तरफ से तो इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, इनकी मैं कारकर्दगी तो बहुत अच्छी रही है। मैं कहता हूँ ये जिस तरह का इनका कंडक्ट है चीफ जस्टिस, ये एग्जेक्टिव कैसे चाहे, कोई भी एग्जेक्टिव नहीं चाहेगी कि ऐसे बंदे को जो घर भेजने दे, वो तो चाहेंगे शायद ये ताहयात रहें। आज देखे ना ये कितना अहम मामला है कि जजेस को अली भाई, जजेस को डराना धमकाना, उनके रिश्तेदारों को अगवा करना, उनको उनके घर पे क्रैकर, ये आप देखें माफियाज ऐसे काम करते हैं, ये माफियाज का काम है जो इन जजेस ने पॉइंट आउट किया है, ये काम आम अदारों का नहीं है। तो ये अगर ये नॉर्मल ले रहे हैं काजी साहब इसको, तो रियासत तो खुशी होगी, जो एग्जेक्टिव है वो तो खुशी होगी कि ऐसे बंदे को जनाब ये तो कंटिन्यू करना चाहिए इसको। वो और डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं, एग्जीक्यूटिव तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, चाहे वो बल्ले का केस हो, लेना छीनना हो या और चीजों पे पर्दा डालना ये हो। ये जो लगता है सारे मामले में असल में इनका जो जाती अना है या जाती बुग़्ज़ है जो है, वो एक पार्टी के हवाले से या एक पार्टी के सरबराह के हवाले से, वो बड़ा वाज़ेह है और वो एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है माज़ी का। क्यों? उन्होंने इनके खिलाफ रेफरेंस लेके आए थे। रेफरेंस है वो बिल्कुल। वो एस्टेब्लिश एक कॉन्फ्लिक्ट है। तो काज़ी साहब को तो पहली बात है कि इस बेंच में या पीटीआई के किसी केस में बैठना ही नहीं चाहिए था। लेकिन काज़ी साहब चुन के जनाब हर केस में बैठ रहे हैं जो पीटीआई के हवाले से है या उसकी लीडरशिप के हवाले से है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। काज़ी साहब को किसी ऐसे केस में नहीं बैठना चाहिए था। आज भी डिटाई से बैठ गए हैं। हालाँकि सारे मामले को आपने खुद खराब किया एज़ चीफ जस्टिस। अब आपके पास कोई चारा नहीं था, आपको सो मोटो लेना पड़ा, फिर आप उसमें बैठ गए। काज़ी साहब को बिल्कुल इस मामले में नहीं आना चाहिए था। उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है इमरान खान से, पीटीआई से। तो जब आपका कॉन्फ्लिक्ट हो और एस्टेब्लिश कॉन्फ्लिक्ट हो, तो आपको तो वो केस सुनने नहीं चाहिए। इंसाफ का तकाज़ा तो यही है कि आपको वो केस ना सुने आप। अब सुप्रीम कोर्ट में 14-15 और जज हैं, वो सुन सकते हैं इन मामलात को, लेकिन आपने ज़रूर सुनना है जनाब। और ये आप अंदाज़ा करें कि ये वही काज़ी साहब हैं, व्हाट्सएप पे इनको किसी ने भेजा को मैसेज, उस पे इन्होंने जनाब नोटिस ले लिया। फिर उस वक्त के इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने इन्होंने खबर पढ़ी अखबार में कि जनाब उन्होंने एमएनएज के लिए, पार्लियामेंटेरियन के लिए जनाब तरक्याती फंड जो हैं वो इतने करोड़ के अप्रूव कर दिए हैं, उस पे इन्होंने नोटिस ले लिया। आप अंदाजा करें। बड़े वैसे अपने ये बाय द वे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस पे नोटिस लेना सिर्फ काजी साहब तक महदूद नहीं है। ये कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, उनकी अपनी सेंसिटिविटीज होती हैं। नहीं ये नहीं, सब कुछ तो हो रहा है एक तरफ, शायद जाते जाते दो और अहम खबरें थी, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे व्यूअर्स में ख्याल से थोड़ा जरा इंटरेस्ट पाएंगे इसके अंदर। आपने कहा था आप कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं की, मगर इसके इस सिलसिले के बारे में और आपका अपना एक्सपीरियंस भी बहुत वाजे रहा है कोर्ट्स के साथ। रिपोर्टिंग तो खैर इवेंचुअली घूम फिर के ऑल इंटरलिंक्ड ही है एक तरीके से। हम बात कर रहे हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स की और सिलसिला जाके कहीं और ठहरता है, रावलपिंडी में, एग्जीक्यूटिव में। तो एक खबर की कनेक्शन दूसरी खबर से, और इसी सिलसिले में एक तरफ तो उन्होंने एग्जीक्यूटिव को बेनिफिट किया, मगर इनके दौरान यानी काजी साहब के होते हुए ही एक और बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी में। इनफैक्ट ऐसी अमेंडमेंट्स आर्बिट्री जो कानून का हिस्सा तो शायद ना हो, लेकिन फॉर एग्जांपल आपकी एसआईएफसी, ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, इसके अंदर अब अपना जो वो हो रहा है, एक तरीके से रफ्तार पकड़ी हुई है इसने, हर चीज इसके थ्रू जा रही है। और अब एक खबर आई है कि 24 अरब रुपए जो डिनाई किया, एक्चुअली एसआईएफसी ने रिजेक्ट किया ये मिनिस्टर की असर्शन के 24 अरब रुपए यूनिवर्सिटीज, प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज के एलोकेशन से काटे गए। तो एक तरफ तो काजी फाइज ईसा साहब, ये सब लोग, भुट्टो साहब की बात कर रहे हैं, उनका जुडिशियल मर्डर, ये सब कुछ उनकी सही नहीं थी। दूसरी तरफ डे लाइट रॉबरीज और हाइस्ट्स हो रही हैं आपके अपने निजाम के अंदर एक पैरेलल स्ट्रक्चर के जरिए। तो ये तो एक अदली और इंसाफ तो अपनी जगह पे, बट दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, इजंट इट? नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए इस पे मैंने बड़ा डिटेल में ना ऑलरेडी इस पे काम, अपने एक दो वीलॉग भी मैंने किए हैं एसआईएफसी के हवाले से, या जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की फौज है वो किस तरीके से बिजनेसेस कर रही है, वो उस पे हमने डिटेल में मैंने को 2-3 वीलॉग किए हैं। इसमें आप देखें एसआईएफसी के क्याम का मकसद, आप देखें ना, ये बनी है जब वजीर आजम शहबाज शरीफ थे 2023 में,
और ये फौज ने बुनियादी तौर पे एक पैरेलल पूरा निज़ाम अपना खड़ा कर लिया है कि जहाँ पे उसे पार्लियामेंट ना जाना पड़े, जहाँ पे जो रियासत के दीगर अदारे हैं, वहाँ पे जाके कहीं पे डिस्कशन में ये चीज़ ना आए, जहाँ पे वो ये हो बात कि जनाब फौज का इन कामों में इन बातों में क्या काम है, इन कामों में उसकी शिरकत जो है वो क्यों कर है। तो उसका हल उन्होंने ये निकाला है SIFC बना के। अब ये 2 जो किरदार हैं पाकिस्तान के इस वक़्त मौजूदा, एक शहबाज शरीफ साहब, दूसरे चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ी साहब। ये इतने ज़बरदस्त किरदार मिले हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट को कि इससे बेहतर जो हैं वो उनको सर्विस कहीं पे मिल ही नहीं सकती थी जो इन दोनों किरदारों ने जो है वो उनको मुहैया की है एस्टेब्लिशमेंट को। SIFC बनवा के जो इंतज़ामी मामलात थे, जो एग्ज़ेक्युटिव के मामलात थे, वो सरेंडर किए आपने एस्टेब्लिशमेंट को SIFC के थ्रू, और काज़ी साहब ने ये सुप्रीम कोर्ट के मामलात या जो अदलिया के मामलात थे वो सरेंडर कर दिए हैं, जिसकी अमली जो मिसाल हमने देख ली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत आने के बाद। तो ये बड़ा अलमिया है कि बजाय एग्जेक्टिव अपना काम करे, अदलिया अपना काम करे, ये इन्होंने जो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इन्होंने जनाब आप कह लें जैसे कि किराए पे दे दी है, रेंट कर दी है कि आप फलाना देख ले, इसको फलाना देख ले। अब SIFC का क्या काम है कि उसने तालीमी अदारों की पॉलिसीज पे बात करनी है, उनके बजट पे बात करनी है, लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब ने क्योंकि टोटल सरेंडर किया हुआ है, इस मुल्क का इंतजामी जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से इस्टेब्लिशमेंट को सरेंडर हो चुका है। अब जो भी मुआशी मामलात होंगे, आपके इंतजामी मामलात होंगे, वो SIFC यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकेंगे। अब फौज को अपने बजट के लिए वजीर खजाना को GHQ नहीं बुलाना पड़ेगा, बल्कि अब उसका उलट हो गया है। अब वो वजीर खजाना को GHQ बुलाएंगे जरूर, लेकिन बजट लेने के लिए नहीं या बजट में इजाफे के लिए नहीं, बल्कि उनको बजट देने के लिए। अब आप कहेंगे कि जी बजट देने के लिए से क्या मुराद है? बजट देने से ये मुराद है कि SIFC अब सारी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको कंट्रोल कर रही होगी, उसको देख रही होगी। जो भी आगे मेजर प्रोजेक्ट होने जा रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरब के साथ है या ऑयल रिफाइनरी का मामला है या एग्रीकल्चर के मामलात हैं, वो SIFC के थ्रू होने जा रहे हैं। तो अब फौज तय करेगी कि जो आपकी अपना जो है इंतजामिया या एग्जेक्टिव या आपकी स्टेट जो है उसको पैसे कितने देने हैं, SIFC के थ्रू जो पैसे देने हैं उसमें कितना शेयर इनको जाना है, वो अब फौज तय करेगी, इस्टेब्लिशमेंट तय करेगी SIFC के प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू बजट वगैरह लेने की जो है जहमत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि अब वो SIFC के थ्रू इनको बता रहे होंगे कि भाई आपको इतने पैसे फलां काम के लिए चाहिए, इतने फलां के लिए। और ये मैं बातें आज से महीना 1.5 महीना पहले अपने वीलॉग में ये सारी बातें रिकॉर्ड पे ये कर चुका हूं कि SIFC क्या करने जा रही है। उस बात का अमली इजहार होना शुरू हो गया है। ये उसकी पहली मिसाल है कि जहां पे उन्होंने तालीमी मामलात पे उन्होंने उसको इंटरवीन की है और जो यूनिवर्सिटीज के बजट को कट लगाने की उन्होंने बात की है। ये इनका कोई काम नहीं था, लेकिन ये एक पैरेलल पूरा एक निजाम बन चुका है SIFC के थ्रू, जहां पे इस्टेब्लिशमेंट ने मुकम्मल जो है वो कंट्रोल इस मुल्क का जो है वो कर लिया है। अब ये नाम के वजीर आजम हैं, नाम के वजीर मशीर हैं, ये टोटल पूरा करने के लिए जाहिर है ये मामला चलेगा। अदरवाइज जो कंट्रोल पूरा है आपके इंतजामी मामलात का, वो थ्रू SIFC जितने भी आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी उसको सेफगार्ड करने के लिए या उसको चलाने के लिए पैरेलल जो निजाम बन गया SIFC का, उसी के थ्रू होगा। और ये बड़ा अभी हम अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं अपने व्यूअर्स को SIFC जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है उसकी वेबसाइट के ऊपर जाके वेलकम टू पाकिस्तान unveil the potential of South Asia's premier investment frontier, agriculture and livestock, potential investment opportunities, IT and telecom, mines and minerals, energy, petroleum and power, industry, tourism and privatization. तो एक बहुत ही एक वाइब्रेंट यंग एंड स्किल्ड वर्कफोर्स होगी जिसके एजुकेशन का भी आता है, enormous potential,
बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी एक नया एक इकोनॉमिक मॉडल लेके आया जा रहा है पाकिस्तान के लिए नहीं, बेसिकली। सिर्फ इकोनॉमिक मॉडल नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए ना, ये मैं वही बात कर रहा था कि कैसे सारा किसी ने मुझसे कहा कि ये स्क्रैप स्क्रैप डीलिंग है बेसिकली, क्योंकि जो कुछ बचा हुआ है ना, पैसे की कमी जब हो जाती है आप, तो जो आपके पास होता है उसको आप बेचने की कोशिश करते हैं ये किसी भी भाव पे। ये भाईजान एसआईएफसी, मैंने जैसे कहा, मैंने अर्ज की कि ये पूरा पैरेलल जो आपका इंतजामी ढांचा है, जो आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, वो खड़ा हो गया पूरा आपके पूरे निजाम के पैरेलल, जहां पे जो भी इंतजामी मामलात आगे जाके लिए जाने हैं, जो इन्वेस्टमेंट के मामलात हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे एसआईएफसी ने देखने हैं। आप तो यहां से आप इस बात का अंदाजा तो करें। भाई यहाँ पे एक निजाम को चलाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आप दूसरे निजाम को किस तरीके से चलाएंगे? भाईजान मैं वही कह रहा हूँ ना, नहीं, जब गारंटर, देखें ना, इसमें कहा जा रहा है कि देखें अब इसमें गारंटर क्योंकि खुद फौज होगी, तो फिर ये किसी को रखना डालने नहीं देंगे, किसी को बीच में जो है वो इंटरप्ट नहीं करने देंगे, क्योंकि बात होता है ना कि फलानी पार्टी कहती है कि नहीं जनाब, हमारे लोग इस प्रोजेक्ट को लेके या इस मामले को लेके खुश नहीं है, हमें जनाब वो रिस्पॉन्स बड़ा उल्टा आया है, हमें जनाब बड़ा क्रिटिसिज्म का सामना है, तो वो सारे से उन्होंने जान छुड़ा ली है। अब एसआईएफसी ने जो फैसला करना है, उससे इन जमातों की भी जान छूट जाएगी ना, उनको भी क्रिटिसिज्म कहां से फेस करना पड़ेगा, क्योंकि एसआईएफसी में आपकी फौजी और सियासी क़यादत मौजूद होगी। ये तो देखिए, आप देख भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, सियासी क़यादत की लीडरशिप के अंदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, फिर उसके नीचे जनरल सैयद आसिम मुनीर, आर्मी चीफ, और फिर ऑर्गेनाइजेशन, यही दो लोग ऊपर हैं उसके, और फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उसका नीचे आता है। बहुत ही इन्होंने लग रहा है इन्वेस्ट किया है कि किसी कंसल्टेंसी के साथ पैसे वैसे दिए हैं इन्होंने। और फिर उसके नीचे आते हैं मिस्टर जमील अहमद कुरैशी, सेक्रेटरी एसआईएफसी, आतिफ उमर खलील, बिलाल खोकर, अदनान मुनीर राजपूत। तो वाकई में एक पैरेलल स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया सर। जी, ऐसे ही है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है अली भाई के एक नया एक इंतजामी और मुआशी मॉडल जो है वो पैरेलल बन चुका है, और इसी के तहत अब पाकिस्तान का निज़ाम आगे चलेगा। ये एक हाइब्रिड प्लस जो निज़ाम है, ये इसी के तहत जो है वो आगे निज़ाम को चलाया जाएगा। और ये अलमिया है कि जब अदालतें इंसाफ नहीं करेंगी, जब अदालतें लोगों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगी, जब अदालतें अपने ही जजेस को इन रियासती अदारों से प्रोटेक्ट नहीं करेंगी, तो फिर जो मर्जी को करता फिरे, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। कोई उस पे फिर उसकी लीगैलिटी इल्लीगैलिटी पे कोई सवाल कौन करेगा फिर? जब आपके हाई कोर्ट के अपने जजेस ही जो हैं वो गैर महफूज हैं, उनको ही आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, उन्हीं की आप बात नहीं सुन रहे, बल्कि आप उनको उठा के जिन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप उन्हीं के हवाले कर रहे हैं। ये तो ऐसा ही है कि गाँव का कोई चौधरी जो है, उसके जो हरकारे होते हैं या उसके जो आगे उन्होंने बंदे उसने रखे होते हैं, वो अगर आते-जाते किसी को तंग करें, छेड़ें, किसी को डराएँ धमकाएँ या मारें, तो वो शिकायत लेके थाने चला जाए, तो थानेदार जो है वो शिकायत करने वाले को दोबारा पकड़ के चौधरी के पास ले आए और कहे, चौधरी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ने जनाब ये बड़ा तरांदे ने, डरांदे ने, धमकांदे ने, ते जरा इन्हां बंदियां नूं समझाओ थोड़ा जिहा। तो चौधरी कह दे कि हाँ यार, ये मैं इसको अपने बंदों को समझाता हूँ, आप इनको ना तंग ना किया करें। ये हुआ बुनियादी तौर पे इन जजों के साथ कि भाई जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप उन्हीं के अपना एग्ज़ेक्टिव के पास उनको ले गए हैं कि जनाब ये आपके मुतल्लिक देखें शिकायतें कर रहे हैं, ये आपके मुतल्लिक बात कर रहे हैं कि देखें ये हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो अब आप देखें इनको। तो ये किया काज़ी साहब ने टोटली इस मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद असलम, बहुत एक्सटेंसिव कॉन्वर्सेशन आपने की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर, और काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर स्पेशली, जो उन्होंने 1.5 घंटे का अपना एक जस्टिफिकेशन दी, अतर मिनल्ला साहब के ऊपर, एसआईएफसी के ऊपर, और बाद में दोबारा उसी बात पे आते हैं शायद, और जाते जाते मे बी इसके ऊपर आप एक दो अल्फाज बोल सकें कि ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। निजाम की जब बात करते हैं, अदलिया इंसाफ की बात करते हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग, एग्जीक्यूटिव, आर्म फोर्सेस, हर किसी, सिविल सोसाइटी, हर चीज एक लिंक्ड है, मीडिया, सोशल मीडिया। क्या कहेंगे इस पे? इसमें कोई शक नहीं है, डेफिनेटली हर चीज लिंक है। और मैं एक मिसाल से और वाज़ेह कर दूं कि ये निज़ाम कैसे लिंक है। यही काजी फाइज़ साहब, इनकी अदालत में अभी चंद हफ्ते पहले मिसिंग पर्सन का एक केस आया। आमना जजुआ साहिबा वो उसमें कंप्लेनेंट थी, उनको आपको पता है उनके जो हामिद हैं, शौहर।
उनके शौहर जो हैं वो तकरीबन 20 साल से ज्यादा अरसा हो गया वो गायब हैं, उनका आज तक कोई अता पता नहीं है। ना ही उनके हवाले से ये खबर कभी आई कि जनाब वो फौत हो गए हैं या मारे जा चुके कुछ हैं, नहीं पता, बिल्कुल जी, वो आ और चुकी है हमारे शो पे। कोई कंफर्मेशन इस हवाले से नहीं आई, ना ही उनका पता लगाया गया है कि वो कहाँ पे हैं, किसकी तहवील में है। वो पहुंची सुप्रीम कोर्ट में, ये केस लगा हुआ था मिसिंग पर्सन का काजी साहब की अदालत में। काजी साहब ने उनको जब कहा कि जनाब बताएं आप आमना जंजुआ साहबा आपके क्या आपकी बात सुन लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, इनको कोई डायरेक्शन दें या इनसे पूछ के बता दें कि मेरे मियाँ कहाँ पे हैं, क्या वो जिंदा भी हैं कि नहीं, ताकि मुझे भी कुछ पता तो चले। तो आपको पता है काजी साहब ने क्या वहां पे रिमार्क्स दिए थे? जी, काजी बिल्कुल। साहब वहां पे कहा कि जो बात आप कर रही हैं या जिनके मुतल्लिक, वो तो उस वक्त शायद मेजर भी नहीं थे या मेजर रैंक पे होंगे, तो आप उनके हवाले से ये बात क्यों कर रही हैं मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से? आप अंदाजा करें उनके इंटेलेक्ट का, उनकी चीजों को जो है वो किस तरीके से वो चीजों को ट्रांसलेट करते हैं या समझते हैं मामलात को। आप अंदाजा करें इस बात से कि वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर तो उस वक्त मेजर होंगे शायद जब आपके मियाँ गायब हुए, तो आप उनको इसमें क्यों ला रही हैं? भाईजान आप अंदाजा करें इस काजी साहब की सोच और फिक्र का कि भाई वो उस वक्त मेजर हों या कर्नल होंगे, जो भी होंगे, वो उन पे इल्जाम नहीं लगा रही। वो कह रही हैं कि वो मौजूदा तो आर्मी चीफ है ना, अब और किससे आपने बात करनी है? वो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, मौजूदा वो ताकतवर तरीन शख्स हैं, और उनकी बेगम का ज़ाहिर है यही दावा रहा है कि उनको रियासती अदारों ने कहीं अगवा किया। तो भाईजान उसके अलावा किससे उन्होंने कहना था? तो आप बजाय कि ये कहते कि ठीक है मैं सेक्रेटरी डिफेंस के ज़रिए मौजूदा आर्मी चीफ को जो है वो दरखास्त करता हूँ कि वो आपके मियाँ के मुतल्लिक जो है वो अपडेट लेके पता कर दें, वो अपनी एजेंसियों से पूछें कि ये बंदा कहाँ पे है, इसका पता बता दें, ये किसकी तहवील में है, नहीं है, जिंदा है, नहीं है। तो बजाय कि ये करने की, आपने उनको क्या कहा? आप शट अप कॉल दे रहे हैं कि आप आसिम मुनीर साहब की बात कर रही हैं, वो तो उस वक्त मेजर भी नहीं थे, आप अंदाजा करें। ओ भाई उस वक्त वो मेजर नहीं भी थे, लेकिन अब तो आर्मी चीफ है ना, अब तो वो 1 मिनट में पता करवा सकते हैं। अपनी रियासती अपनी जो उनके नीचे काम करने वाली एजेंसियां हैं खुफिया, उनसे पूछ सकते थे वो आर्मी चीफ। या मगर शायद ना तो पता हो, नहीं, क्योंकि रेंडिशंस भी हुई, अमेरिका भी गए लोग, ग्वांटानामो में भी गए, तो अगर बंदा गायब हो उनको गया, भी और अब तुम्हें ये भी पता है कि उनको भी मुशर्रफ साहब ने पैसे लेके भेजे हैं बंदे। मैं कहता हूँ उनको भी एजेंसी आमतौर पे कह देती है ना कि जी वो अफगानिस्तान में चले गए या वहां मारे गए, ठीक है, या वो जिहाद में चले गए अफगानिस्तान में, तो पता नहीं कहाँ हुआ, तो वो रेडिकल एलिमेंट में चले गए और मारे गए। कुछ ना कुछ बात तो आती, लेकिन आपने तो सिरे से उस तरफ बात जाने ही नहीं दी। आपने कहा वो तो मेजर होंगे, उस वक्त आप उनका नाम ले रही हैं। ये ना करें, आप अंदाजा करें, ये पूरी कोर्ट में ये बात उन्होंने की अपनी। तो यहाँ से आपको समझने में आसानी होगी या आपके व्यूवर्स को कि मामला जो है वो बिल्कुल इंटरलिंक है, और इस वक्त जो एक हाइब्रिड प्लस निज़ाम चल रहा है, उसमें काजी साहब भी ज़ाहिर है कैसे उसमें से अलग हैं। वो भी हाइब्रिड प्लस का एक हिस्सा है। शाहिद असलम, थैंक यू सो मच। कमेंट्स अपने जरूर लिखते रहें, इस कंटेंट को शेयर भी करें। डू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। शाहिद असलम साहब के चैनल को भी फॉलो करें, शाहिद असलम ऑफिशियल के नाम से आपको ये चैनल मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर। फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।